नमस्कार दिल्ली वालों, दिल्ली की सत्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली का मौसम मन मिजाज आज बिल्कुल बदला हुआ है और आज मैं ऋतु रोहिणी आपका एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में स्वागत करती हूं। और हर दिन की तरह आज भी हम दिल्ली के एक अलग इलाके में पहुंचे हैं। दिल्ली के तमाम जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी करोल बाग के इलाके में है। सीधे तौर पर आपको अगर तस्वीरें दिखाएं हम मार्केट की, तो देखिए किस तरीके से बारिश के बाद मौसम जो है बिल्कुल सुहाना बना हुआ है। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ साथ दिल्ली वालों की एक बारिश से जुड़ी हुई अपनी ही समस्या होती है। जैसे ही बारिश होता है उसके साथ जल जमाव की स्थिति हो जाती है। ट्रैफिक जो है वो काफ़ी बुरे तरीके से दिल्ली वालों को त्रस्त कर देती है। जाम के झाम से दिल्ली वाले त्रस्त हो जाते हैं। और ये जो मौसम का बदला मिजाज है, ना सिर्फ गुनगुने मौसम में पकोड़े खाने के लिए दिल्ली वाले सड़कों पर आपको दिख रहे हैं, बल्कि दिल्ली वालों के कई सारे मुद्दे हैं, तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक मुद्दे, जिस पे आज हम करोल बाग के लोगों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ करोल बाग के कई सारे लोग मौजूद हैं। सीधे तौर पर इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के जो तमाम मुद्दे हैं उस पर इनकी क्या राय है और मौसम का जो ये बदला रंग है उसका क्या रंग इन पर चढ़ा है। सबसे पहला सवाल, बारिश हुई है लेकिन जल जमाव की स्थिति हो गई है, ट्रैफिक जाम जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। आपको क्या दिक्कतें हुई मौसम बदलने से, या फिर कैसा महसूस किया? मौसम बदलने से तो खुशी हुई है कि भाई एक जो पोल्यूशन का स्तर दिल्ली का इतना बढ़ गया था कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाओ तो धूल उड़ रही है, और पेड़ जो हैं हमारे उन पे इतनी मतलब धूल जमी हुई थी, मिट्टी जमी हुई थी कि जिसके कारण देखने में जो पेड़ खिलखिलाने चाहिए वो एकदम ऐसे गंदे और भयंकर रूप में दिख रहे थे। तो ये भगवान इंद्रदेव ने हाल ही में तो दिल्ली जो है मौसम माफ कीजिएगा पॉल्यूशन की बात करें तो देश भर में जहां पहले नंबर पे थी और दुनिया में भी सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी थी, अब चौथे नंबर पे आ गई है। चौथे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया है, पहले नंबर 1 हुआ करता था। तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जैसे बता रहे थे सर, इसके अलावा इनको तो मौसम का जो बदला मिजाज है वो काफी खुशनुमा लगा। आपको क्या ट्रैफिक ने त्रस्त किया? मैम, ट्रैफिक तो हमेशा से त्रस्त करता है और करोल बाग मार्केट का तो ये हाल है कि यहाँ पे आसपास सराउंडिंग एरिया में ट्रैफिक की इतनी भरमार है कि हमारा जितना टोटल बिजनेस है वो सारा डंप हो चुका है ड्यू टू ट्रैफिक। ना हमारे पास पार्किंग है और ना हमारे पास ट्रैफिक के कुछ ऐसे रूल्स एंड नियम कायदे कानून है कि जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केट को एक सुनियोजित तरीके से हम चला पाएँ। अब यही जिस मार्केट में आप खड़े हो, जिसका आपने पूरा अभी आपने इन्होंने पूरा व्यू लिया मार्केट का, ये मार्केट किसी टाइम में एशिया की नंबर 1 मार्केट हुआ करती थी और आज की डेट में यहाँ पे करोल बाग में कहीं पर कुछ है ही नहीं, किसी कहीं पे कोई नाम नहीं है मार्केट में, करोल बाग किसी गिनती में ही नहीं आता। तो ये क्या इसको हम सुधार पाएंगे? दिल्ली को, ये करोल बाग को क्या हमको एक नया जीवन दान, ऑक्सीजन मिल जाए, या हम हमेशा वेंटिलेटर पर ही रहेंगे? आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से सर बात कह रहे थे, पार्किंग उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? कस्टमर का यहाँ पहुँच पाना बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो यहाँ आने भी चाहता है अब नहीं आ पाता, ट्रैफिक की वजह से? नो, ट्रैफिक की वजह से भी और हमारे यहाँ की लोकल कारपोरेशन की वजह से, जिन्होंने ये सड़क ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद कर दी। अपने आप से कुछ हुआ नहीं उनसे, वो कुछ कर नहीं पाए और उन्होंने कहा कि जान छोड़ाओ, सड़क ही बंद कर दो। गाड़ियां जो है इस रास्ते में नहीं आ पाती, इस वजह से कई सारे लोग जो आना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाते। बहुत अच्छे कस्टमर आना बंद हो चुके हैं। वो कहते हैं क्या करने आए, कैसे आए, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, हमें कुछ जगह तो बताओ। जो पार्किंग हमारे पास 25 साल से है उसमें इतनी मिट्टी है, इतना गड्ढा है कि आप एक बार चले जाएंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे मैम कि इसके बाद आज करोल बाग नहीं आना। लेकिन हम कहेंगे कि करोल बाग बार बार आइए, यहाँ जो वैरायटी मिलती है और कहीं नहीं मिलती, लेकिन आने की सुविधा तो दो। कॉर्पोरेशन से इस पे कभी बातचीत हुई? कभी आप लोगों ने शिकायत पेटी वहाँ पर अपनी प्रस्तुत की? कौन सा तरीका हमने छोड़ा? प्रदर्शन करे, सब कुछ करा, सब हाँ जाके हाथ जोड़े, डीसी साहब को जोड़े, स्टैंडिंग कमेटी में क्या जवाब दिया जाता है उनकी तरफ से? क्या कहा जाता है? बस एक ही जवाब है जी, हमारे ऊपर से आर्डर। ऊपर कौन है? ऊपर तो भगवान है। भगवान के बाद तुम कहाँ पहुँच गए? भगवान के बाद जो चला गया वो तो नीचे नहीं आया। ऊपर वाले नीचे ही नहीं आ पा रहे? नहीं आ पा रहे। हमें समझ ही नहीं आती हम कौन से तरीके से, किसको तरीके से क्या समझाएं।
कि हमारी बात कोई सुन ले। आपके चैनल के माध्यम से शायद किसी के कान में हमारी बात पहुंचे और काम बन हमारा। चलिए, तो ये तमाम जो आपको कारोबारी लोग हैं इस इलाके के, क्या आपकी भी सेम समस्या है लेकिन आपकी कोई और इसके अलावा और किस तरीके की दिक्कतें हैं? ये समस्याएं तो हमने समझ ली, इसके अलावा मैं क्योंकि बात किया, इन्होंने ट्रैफिक की बात की, सर ने पार्किंग को लेकर बात की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रैफिक की। वीकेंड से गाड़ी यहाँ आ नहीं सकती, आधी गाड़ी उनकी आती है। आज तो बारिश भी हुई है, बारिश में तो अमूमन जल जमाव की वजह से बहुत वैसे ही हमें 50 साल हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए, 50 साल से मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देखा कि कभी बारिश से प्रॉब्लम हुई या कभी। लेकिन जो समस्या है ना, इसमें बहुत बड़ा पार्किंग माफिया है, जो बाहर वाली रोड को इतनी बुरी ना घेरते हैं कि अंदर आने लायक नहीं रहता। कोई भी हो, बदहाली एक सी ही है। यही है जी, बिल्कुल बात यही बोली। इसके अलावा हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। क्या था पहले, क्या था जब से ट्रैफिक यहाँ पे एंट्री बंद हुई है ना, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि फैमिली मैटर भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या होता था पहले पति पत्नी की लड़ाई होती थी ना, तो 2-5-10 मिनट में पति कहता है चलो कोई बात नहीं, चाट पकौड़ी खाते हैं, चलो स्कूटर पे बैठो, किक मारो, आ गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई मेरे को इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्कूटर की एंट्री बंद हो गई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, हस्बैंड की लड़ाई कौन सुलझा सकता है? मार्केट सुलझा सकती है, एक साड़ी सुलझा सकती है, एक सूट सुलझा सकता है, एक चाट पकौड़ी सुलझा सकती है, रोशन दी कुल्फी सुलझा सकती है, पंजाब स्वीट के छोले भटूरे सुलझा सकते हैं। अब पंजाब स्वीट के छोले भटूरे जो खाने आएगा, रास्ते में उसको चलते चलते कुछ भी पसंद आएगा, वो परचेसिंग कर लेगा। जरूरी तो नहीं कि जो सिर्फ गोलगप्पे खाने हैं तो गोलगप्पे ही खा के जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई रिक्शा बंद। चलिए, मियाँ बीवी के झगड़े से, आपके करोल बाग के मुद्दे से हम दिल्ली के मुद्दे पे आ जाते हैं। और दिल्ली की बात करें तो पहले दिल्ली के राजनीतिक मुद्दे की बात कर लेते हैं। हाल के दिनों में आपने सुना होगा जिस तरीके से लगातार दिल्ली बीजेपी की तरफ से खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है, आप बताइए सर। मैडम वादे तो बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अब दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ गया, ठीक है, रोड्स छोटी हो गई हैं, फुटपाथ बड़ी हो गई हैं। नहीं वो ठीक है, ट्रैफिक का मुद्दे पे हमने बात किया, हमें अब हम थोड़ी राजनीतिक बात कर लेना चाहते हैं। आप ये बताइए ना, जिस तरीके से। जी बिल्कुल। फुटपाथ पहले 5 फुट की थी, अब 15-15 फुट की कर दी गई है। अब ट्रैफिक कहाँ चलेगा? उन्होंने तो और बिल्कुल डेड कर रहे हैं दिल्ली को। आपकी बात हमने समझी, ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो हम समझ रहे हैं। हर दिन हम में से मुझे लगता है 10 में से 9 लोगों को उससे 2-4 होना पड़ता है, और खास तौर पे दिल्ली एनसीआर में होना ही पड़ता है। लेकिन हम दिल्ली की राजनीति की बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी लगातार अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, और दूसरी तरफ केजरीवाल कह रहे हैं अजय हमने तो कुछ किया ही नहीं, मनीष सिसोदिया तो दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है, वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी को जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल में गए उसी दिन जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि जहां से, जिस मंच से वो उभरे थे, उस मंच का जो है स्वागत पूरे भारतवर्ष ने किया था, अन्ना आंदोलन का, ठीक है। और व्यापारियों ने भी, कर्मचारियों ने भी, हर व्यक्ति ने कि चलो भाई एक ईमानदार व्यक्ति आके बैठा है और यहाँ से कोई लो जलेगी। लेकिन वो लो क्या जली, वो तो लो ऐसी आई उसमें से निकल के कि उसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज अगर मैं सच्चाई कहूँ कि पहले वो जेल में, या तो कि भाई जो मंत्री या इसका विधायक चुपचाप इनकी इच्छा पूरी कर देता है तो वो तो ठीक है, और जो इच्छा पूरी नहीं करता वो जो है उसको तुरंत जो है कि भाई इसने ये भ्रष्टाचार में पकड़ा गया और उसको हटा दिया। उदाहरण एक पंजाब का भी था और स्टार्टिंग में दिल्ली में भी ऐसा हुआ। लेकिन जब 2-2 मिनिस्टर, मतलब आपको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जिन मुद्दों के साथ, जिन बातों के साथ सत्ता में आए थे, उसकी मटियामेट खुद ही कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम सब दिल्ली के निवासी हैं, कोई बाहर से नहीं आए हुए। आप भी मीडिया देख रही हैं, कितनी बार बड़े बड़े पूरे अखबार के पेज दिए कि 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त दिल्ली, 3 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त दिल्ली। क्या आज तक गड्ढा मुक्त दिल्ली हुई है क्या? सड़कों का हाल देखो, जो गड्ढा इतना था वो इतना हो गया। आपके पीछे ही सरस्वती मार्ग है, ये यहाँ से जाएंगे, उसमें उतने से मार्ग में यहाँ से लेकर और कॉर्नर तक आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये दिल्ली की सड़क है। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा? गड्ढे में सड़क है। और यहाँ जो है पूरे भारतवर्ष से व्यापारी आते हैं, क्योंकि यहाँ होलसेल मार्केटें भी 6-7 हैं,
चलिए, बहुत सारे मुद्दे हम उस पर बात करेंगे। जिस तरीके से सर कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था सत्येंद्र जैन की जब गिरफ्तारी हुई तभी, आपको भी ऐसा लगता है या इनमें आप में से कोई है जिनको लगता है कि नहीं देना चाहिए? नैतिकता यही देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है कि उन्हें अब इस्तीफा दे देना। नैतिकता तो और भी बहुत कुछ कहती है सर। नैतिकता ये भी कहती है कि दिल्ली बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से जब कानूनी रूप से प्रक्रिया चल रही है उसके बावजूद आप लगातार अब जन जागरण को आप अभियान शुरू कर रहे हैं और अब जन जागरण को अभी उनको बताने की शुरुआत कर रहे हैं कि घोटाला हुआ। तब कहा थे जब घोटाला चल रहा था। जन क्या आपको नहीं लगता कि एक नैतिकता के सवाल बीजेपी की तरफ भी उठने चाहिए? जन जागरण का जो सवाल आप बात कर रहे हैं वो तो आप आदमी पार्टी भी उठा रही है। ये तो इनका काम है। जिसको भी काम नहीं आता ना वो जन जागरण शुरू कर देता है। जन जागरण होता कहाँ है यही नहीं दिखता हमको, तो होता कहीं नहीं है। ये एक वर्ड अच्छा है जिसका इस्तेमाल सब करते हैं, होता कहीं नहीं है। गालिब ने भी कहा है कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, कुछ ऐसा ही है। यस यस, यू आर वेरी करेक्ट। बोल ठीक। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से खासतौर पे बीते दिनों एमसीडी में जब मेयर का चुनाव होना था, जिस तरह लात घुसे चले, कोई फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था, क्या कहीं से भी वो नेता के तौर पर नजर आ रहे थे आप लोगों को? जो तमाम चीजें चल रही थी, जो लोग नजर आ रहे थे, वो तो गलत हुआ है, नो डाउट। वो तो गलती है। जो चाहे वो बीजेपी से जो कांग्रेस से जो आप पार्टी हो, वो तो सिस्टम गलत था, बिल्कुल होना चाहिए था। अब हो गया, क्या कर सकते हैं? हो गया, क्या कर सकते हैं? जो होना हो गया बस। बट आप उस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि एक नेता की बात करें, एक अभिनेता की बात करें, जो उनकी छवि होती है, एक खास तौर पे हमारे मन मस्तिष्क में बनी होती है छवि, उस छवि को जिस तरीके से धूमिल किया जा रहा है, आप उस पर क्या सोचते हैं? बात ऐसी है कि बीजेपी मेजोरिटी कम है तो वो उसको उनको दबाव में डाल देते हैं आगे। बस आप पार्टी ये है, उनकी ज़्यादा है, वो इकट्ठे होकर इकट्ठे हमला कर देते हैं, वो धक्के चल बाहर चले देते हैं, बस बाहर निकाल देते हैं। बस सोमवार को बजट पेश होना है, आप लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं? बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए इस बार? आपको क्या लगता है सर? काफी टाइम से चुप हैं। मैम देखिए, मैं ना आपके लिए कुछ ढूंढ रहा था कि जैसे आप मेरे को बोल रहे थे ना भी केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने जो इलेक्शन अभी जो जस्ट जीता एमसीडी का, वो जीता उन्होंने कि कूड़े के पहाड़ पर दिल्ली। तो जब वो कूड़े पर पहाड़ का निरीक्षण करने गए, मेरे पे अभी पोस्ट आई हुई थी, जब कारपेट बिछे हुए थे, ग्रीन कारपेट, जिस पर ग्रीन कारपेट पर चलकर अरविंद केजरीवाल जी जा रहे थे। तो इससे आपको क्या लगता है कि हमारे सीएम साहब हमारे बीच में इन्वॉल्व हैं, या वो एक अपने आप को एक अलग बनाकर चल रहे हैं कि मैं सीएम हूँ, अगर मैंने काम किया तो भी ठीक है, अगर मैंने काम नहीं किया तो भी ठीक है, आपने मेरे को सीट दे दी, बस थैंक यू वेरी मच। आपके इस सवाल पे मैं सर से जानना चाहूंगी, काफी ध्यान से सुन रहे थे आप सर को, आपको क्या लगता है वाकई अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक सुपीरियर फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं? जो ये सर कह रहे थे, आम लोगों से खुद को अलग बता रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी है जी, अलग पंजाब से हो? नहीं, दिल्ली से ही मैं। दिल्ली से। हाँ। तुझसे की सोचते हैं की अरविंद सोचना केजरीवाल को लेके दिल्ली में जो राजनीति अभी चल रही है उस पे आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, अभी वो रिमांड पे ही हैं, तमाम पूछताछ चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी, जो दिल्ली बीजेपी है खासतौर पे, उनकी तरफ से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अब वो लोगों को बता रहे हैं कि हाँ जी भैया, दिल्ली में शराब घोटाला हो गया। तो आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से एमसीडी में भी खासतौर पे जब मेयर का चुनाव होना था, उस दौरान लात घुसे चले, कोई फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही थी चीजें, आपको क्या लगता है दिल्ली की राजनीति में क्या वाकई चीजें सही हो रही हैं? जनता के हक के हुकूक की बात हो रही है? जनता के कोई हक में नहीं है, जनता के कोई हक में नहीं है। ये देखिए आपने एमसीडी में जो हुए रिजल्ट आने के बाद मेयर में कितना झगड़ा करे इन्होंने आपस में, गलत बात है। ये झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी की पार्टी, जो जीती है उसको बढ़ने दो। अच्छा, एक मिनट सुनिए, आपने एक क्वेश्चन किया भाई, क्या अब बीजेपी को ख्याल आया है कि भी वो जन जागरण अभियान चला रही है? देखिए, जब तक हमारे को किसी चीज़ की बारे में पता नहीं होगा भी ये क्या, ये वाकई घोटाला हो रहा है, तो अगर घोटाला होने से पहले ही आप शोर मचा दोगे। अभी क्या किया उन्होंने, कुछ एक स्कीम उन्होंने एकदम से टेंडर, सब सारे कागज़ वागज सब इधर उधर दाएं बाएं कर दिए। अभी तो घोटाला होने के बाद ये काम किया उन्होंने, बीजेपी वालों ने, तो उन्होंने सारे कागज़ दाएं बाएं कर दिए। जो उनके एग्रीमेंट हुए हुए थे, जो उनके बड़े बिजनेसमैन थे, शराब के ठेकेदार थे या जो भी थे, उनके
उनके साथ जो भी डील वील हुई थी सब चलिए, ये तो बहुत ही तथ्यात्मक बातें हैं, ये हम आप सब जान रहे हैं, खबरों में बनी हुई चीजें। हमने राजनीतिक बातें कर ली, कुछ समसामयिक बात कर लेते हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात कर लेते हैं। आजकल कुत्तों का बहुत आतंक है, मतलब कुत्तों की बात करते, कुत्तों को देखते ही लोग अब डरने लगे हैं। यहाँ इस वक्त जब मैं बातें कर रही थी, एक दो बार मेरे साथ भी इस तरीके के हादसे हुए। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पे जो बीजेपी के नेता हैं विजय गोयल, उनकी तरफ से एक प्रदर्शन किया गया और मांग की गई आप सरकार से कि कुत्तों के स्टरलाइजेशन की बात करें। लेकिन 15 सालों से एमसीडी में उनकी ही सरकार थी, बीजेपी ही थी, तो उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ राजनीतिक रंग रूप चढ़ाया जाता है हर मुद्दे को हर बार ही? देखो, जाके पैर नहीं फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अब जिसको वो सरकारी आवारा कुत्ते काटते हैं उनसे पूछो। बच्चों को काट लेते हैं, जाती हुई महिलाओं को काट लेते हैं, बुजुर्ग को काट लेते हैं, और उनके खिलाफ मान लो RWA या कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या उनको वहाँ से भगाता है, तो कुछ जो है एक दो एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं कि नहीं जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो सीधा लो जी मेनका गांधी की पीए से बात करो। हुआ ऐसा, तो जब मेरे से बात कराई, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन जानवरों का भी अधिकार है, एनिमल हाँ, राइट्स, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी हैं, दोनों ही संदर्भ हैं, इसलिए दोनों ही बातें होनी। ह्यूमन राइट्स है, उनको जो खिलाते हैं कोई बाहर से तो आगे खिला नहीं रहा, हम ही लोग खिलाते हैं ना उनको, और इसलिए खिलाते हैं कि भाई चलो जानवर है। और हमारे यहाँ धर्म कर्म में इतना विश्वास है कि शनिवार को काले कुत्तों को जरूर खिलाना है, ठीक है ना जी। और वैसे भी डेली का रूटीन है लोगों का कि भी उनको और कौन देगा। ये तो महज भटकाव है, मुद्दा तो स्टरलाइजेशन ही है, स्ट्रे डॉग्स के स्टरलाइजेशन की ही बात होनी चाहिए। आप इस पे क्या सोचते हैं? स्टरलाइजेशन बहुत और बहुत अनिवार्य है, कैसे भी हो, कोई भी सरकार हो, उनको कुत्तों को स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो आवारा कुत्तों की नस्ल है ये एकदम खत्म हो जाए, क्योंकि और इनको मारने का कोई तरीका नहीं है सिवाय स्टरलाइज। मारा जाना भी नहीं चाहिए। नहीं, मारा भी नहीं जाना चाहिए, ये तरीका नहीं है। आप काफी देर से सुन रहे हैं सर, आप क्या सोचते हैं मुद्दों पे? स्टरलाइजेशन करके वो छोड़ भी जाते हैं, करते रहे हैं एमसीडी में, अपना बीजेपी की राज में होता रहा है, हमने खुद देखा है। उन्होंने स्टरलाइजेशन किया। आंकड़े कुछ और कहते हैं सर। हाँ जी, आंकड़े कुछ और कहते हैं। नहीं, 2020 में सर 2020 में 22,000 स्ट्रे डॉग्स के काटने की केसेस आए, 2021 में 60,000 केसेस आए हैं, आंकड़े कुछ और। आए 15-20 दिन बाद गाड़ी आती है उनकी, भर के ले जाते हैं, छोड़ते हैं, मारते नहीं है, लेकिन फिर वो छोड़ जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं। बाकी काम हुआ है, ये बात नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। हाँ, आप भी कुछ कह रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ शामिल हुए। हमने हाँ, भी कराए हैं डॉग्स के लिए, हमने यही नहीं, हमने यूपी लोनी तक में करवाया है। तो जो उनकी वैन आती थी वो कहते थे कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे, DLF अंकुर विहार जस्ट बॉर्डर पे ही है, तो हम उनको वैन वालों को चार्जेस पे करते थे कि आप यहाँ पर आओ और आकर लेकर जाओ। और हमारे साथ एक और युवा चेहरा है, आपसे मैं कुछ और मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ। आपके लिए अभी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्या है, खासतौर पे दिल्ली की बात करें? देखिए, राजनीतिक में ना बहुत गंद है, हम उसमें नहीं ना घुसते और ना कुछ, अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, काम धंधा, बस। मौसम बदला हुआ है, हमारे साथ कई सारे और युवा चेहरे भी हैं, आप भी काफी देर से हमारी बातचीत सुन रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? और खास तौर पे क्योंकि मैं बात करूं, आप बैग लेकर आ रहे हैं, या तो आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक की क्या स्थिति है? ट्रैफिक से कितना दो चार होना पड़ता है? ट्रैफिक की स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब कई बार फंस जाते हैं, 2-3 घंटा निकल जाता है हमारा। तो सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा निजात मिले लोगों को, आम जनता को, बस यही है। और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की जो मांग कर रही है दिल्ली बीजेपी, उस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, कोई एक गलत है तो उसके पीछे सबका इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? केजरीवाल जो कर रहे हैं किसी ने नहीं किया था। शिक्षा उसमें देख लीजिए, एक दो चीजें बताइए। एजुकेशन में आप देख लीजिए, आज तक कोई नहीं किया। और क्लिनिक का आप देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक, वो भी अच्छा है। यही सब है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स आते हैं? हाँ, आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? यही है, लोकली हैं। लोकल ही है। मुझे ये बताइए, यहाँ लोकल में और कौन से मुद्दे लगते हैं आपको? हम तो राजनीतिक बातें कर ली, हमने आपसे जो मुझे लगा वो पूछा। आपकी नजर में क्या मुद्दा है? लोकल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस जो हमको अच्छा लगा मैं जानता हूँ, आपको बता दिया मैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आपकी भी समस्या? आउट ऑफ दिल्ली से, दिल्ली के बाहर। तो आप दिल्ली को कैसे देखते हैं? दिल्ली को बाहर वाले की नजर से भी हमें बताइए, दिल्ली कैसा लगा आपको? क्या कुछ आपने देखा, समझा, जाना, सीखा है?
मैडम अच्छा है, बस दिल्ली कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हाल फिलहाल में आए हैं? मैडम हाल फिलहाल में चक्कर लगता रहता है, महीने में एक आध। आते जाते रहते हैं। ये बताइए, दिल्ली आते हैं, ट्रैफिक की समस्या से कितना दो चार होना पड़ता है? मैडम मैं आपको प्रॉपर बता ही नहीं सकता क्योंकि मेरा यहाँ का रूटीन नहीं है, तो मैं आपको क्या प्रॉपर बताऊँ। जब आते हैं तो भी किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? ठीक होती है, अच्छी होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आपको है। कोई दिक्कतें नहीं होती? यहाँ और भी कई सारे लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो तमाम लोग, हम राजनीतिक मुद्दे पे बात कर रहे थे, एक बार फिर से पहिया उधर ही घुमा लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे, स्टलाइजेशन की बात करी हमने अरविंद केजरीवाल की बात करी, हमने दिल्ली बीजेपी की बात करी, लेकिन काम होता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बातें तो बहुत बन रही है। आपको क्या लग रहा है, जो लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से कितना काम किया जाता है, उनकी तरफ से कितना अपने इलाके में देख रेख रख रखाव, उनकी स्थिति क्या है? किया है, देखो आप सरकार ने भी किया है और बीजेपी ने भी किया है। एक्चुअली देखा जाए तो बीजेपी की जो पावर है ना वो ऑल ओवर इंडिया है और आप सरकार की जो पावर है ना वो सिर्फ दिल्ली है। और आप ये देखो, आज हमारी 55 साल की उम्र हो गई, हमारे को तो इतना ज्ञान है जीवन के अंदर कि हम करोल बाग आते हैं, अपने काम को निपटाते हैं और घर चले जाते हैं। राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है मैडम। राजनीति का मुद्दा किस बात पे उठाएं? आपकी नजर में एक सबसे बड़ा लोकल मुद्दा करोल बाग का ही, चलिए बताइए, दिल्ली की बात छोड़ते हैं। करोल बाग में मुझे आज कम से कम 42 साल हो गए। सवेरे हम घर से निकलते हैं, 10:30 11 बजे आदमी शॉप पे आते हैं, शाम को उठते हैं 8:30 बजे 8 बजे। अब ये टाइम हो गया, हमारा बच्चों ने दुकान समेट ली, अब हम मेट्रो पकड़ेंगे, घर चले जाएंगे। राजनीति से कोई लेना देना एक आम दिल्ली वाले की भी मुझे लगता है दिनचर्या है। आप खुद बताओ ना, आप इस समय सेल्फ पोजीशन पे काम कर रही हो, दूरदर्शन के लिए या जी टीवी के लिए या NTV के लिए, किसी के लिए भी। आपकी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको ड्यूटी देनी है। अगर आप ड्यूटी नहीं देंगी तो सैलरी नहीं मिलेगी। मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, मेरी घरवाली मुझे बोल देगी भाई कैसे काम चलेगा। लेकिन इन सब के बीच भी आपके लिए सबसे बड़ा कुछ तो एक ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगता होगा हम किसकी बुराई करें और किसकी अच्छाई करें, आप बताओ। बीजेपी अपनी जगह ठीक है, आप सरकार अपनी जगह ठीक है। आप सरकार के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली के लिए हैं और बीजेपी की जो मुद्दे हैं वो इंडिया के लिए हैं। आप देखो ना, आप सरकार ने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो वो जीती है ना। बात कही एक, बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो इंडिया के नहीं है, फिर कहाँ के मुद्दे हैं वो? नहीं, देखो कोई भी लड़ाई घर से अगर बाहर होती है ना तो घर का कोई सदस्य उसके अंदर इनबुल्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए ये 2 आदमी लड़ रहे हैं, मैं अपनी छत से देख रहा हूँ, तो मैं इनको छुड़ाने क्यों जाऊंगा? मूक दर्शन बना रहना ठीक है। उसकी वजह है हम लोग ना एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पे हमारे लिए दोनों ही कर्मशील हैं। आज की डेट में आप किसी मुद्दे को नहीं छेड़ सकते, ना अडानी को, ना बीजेपी को, ना आप सरकार को। आप जिसको छेड़ेंगे उस मुद्दे की आपको डिटेल पता होनी चाहिए। कुछ सारे लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की अब मांग की जा रही है, क्या आपको भी लगता है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? कई सारे लोग कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें अरविंद केजरीवाल से या बीजेपी से या किसी सरकार से घर का राशन तो नहीं मिलेगा ना। अगर मैं ऑन द वे ड्यूटी पे नहीं आऊँगा, कल अगर मेरी दुकान का शटर बंद हो जाता है तो मेरे घर को कौन चलाएगा? आप बताइए ना, आप बताइए कौन चलाएगा? मैं भाई साहब से आके थोड़ी ना बोलूंगा राशन के लिए 500 रुपए दे। राशन की बात कर रहे हैं, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि नींबू ने महंगाई को निचोड़ रखा है। इतनी ज्यादा नींबू के दाम बढ़ गए। बड़ी आप मेरे को इसका कारण बताइए, महंगाई क्यों बढ़ी? मैं आपको बताता हूँ महंगाई क्यों बढ़ी। उसके 2 रीजन है। आज से 20 साल या 30 साल पहले अगर आप दिल्ली में आएंगी तो मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्लोर के घर नहीं होते थे 30 साल पहले, ठीक है। मेरे फादर ने 3 बेटे पैदा किए, आज तीनों बेटों को अलग अलग मकान चाहिए। नेचुरली तीनों अपनी अपनी जॉब में मेहनत करेंगे, अपनी अपनी जॉब में भागेंगे भी, हर आदमी अपनी कर्मशील होएगा। तो महंगाई बढ़ने का कारण क्या है कि पहले इतनी डिमांड नहीं थी। आज दिल्ली के अंदर कितने बाहर के लोग काम करने आते हैं। सोसाइटी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले ज्वाइंट फैमिली का कल्चर था, अब न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है। आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे इनकी बातों पे, आप क्या? ये बड़े स्पष्ट बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इनकी बातें सुन के। मुस्कुराने की वजह यही है कि वाकई में किसी पार्टी ने हमारे साथ कुछ नहीं देना। हम तो राजपूत हैं। राजपूत मतलब जिसका राजा मैं उसी के पूत है। लेकिन आप राजपूत नहीं, आप सरकार को चलाते हैं, आप टैक्स देते हैं। लेकिन आप टैक्स देते हैं। नहीं रोकिए नहीं, आप जो कहना चाहे ना आप जो कहिए, हम लोग जो है कहने दीजिए, फिर आप कहिए। सर कह लेते हैं, फिर आप जरूर, मैं आपको मौका दूंगी आपकी बात के। हमें सरकारों से
कुछ नहीं मिलता है। हमें सरकारों से ये मिलता है, बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आते हैं। आपका तो मौलिक अधिकार है ना, अगर नहीं मिलता तो बोलता आप हूँ सवाल ना, करें बोलता सरकार हूँ से ना कि जी, क्यों बोल नहीं रहा हूँ मिला। ना जी, बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आते हैं। कितने प्रकार, आधा पावर चार्जेस हैं, आधे टैक्सेस हैं, पेंशन चार्ज उसमें लगा हुआ है। कौन सी पेंशन देती है ये सरकार? बिजली का बिल केजरीवाल जी निकालते हैं ना, कौन सी बिल देती है ये पेंशन देते हैं? पेंशन वाले तो आज भी रोते हैं। और बिजली का भी बहुत समस्या है। हाँ। पेंशन का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो देगी या नहीं देगी। ये पेंशन चार्जेस लगाने वाला गलत काम क्यों हो रहा है? कितने तरह के सरचार्जेस है इसके अंदर, कोई बात ही नहीं करता, कोई RWA नहीं उठता इस चीज के लिए। हमें तो भाई हैरानी होती है कि क्यों नहीं उठते, इतनी बड़ी बात है ये। आधे आधे खर्चा लुट रहा है मामला। हाँ, आप इनकी बातों का जवाब दे रहे नहीं, इनकी बातों का मैं पहले तो समर्थन कर रहा हूँ कि BSES किसी सरकार की कंपनी नहीं। हाँ नहीं, हाँ वो कर रहे, वो मैं ठीक कर रहा था, वो ठीक कर रहा था, उस पर भी आऊँगा मैं। क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा जो बिजली के बिल का था उसमें केजरीवाल की नहीं है BSES, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। BSES एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जैसे टाटा पावर है। अब उसमें क्या वो जो पेंशन सरचार्ज और दुनिया भर के सरचार्ज हर एक के बिजली के बिल में लगे हुए हैं, आपके बिल में भी लगे हुए हैं, आपके बिल में भी लगे हुए हैं, सबके बिल में लगे हुए हैं, वो किस बात के लिए लगा रखे हैं? क्या BSES पेंशन दे रही है? लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। अगर किसी का बिल कोई गलत है भी, और सारे गलत हैं, और ठीक कराने जाओ तो क्या होता है कि जी कड़कड़डूमा जाओ या वहाँ जाओ। अब या तो इंसान पूरी दिहाड़ी छोड़े जैसे इन्होंने कहा, या ये अपनी दुकान छोड़े पूरे दिन की। जब बिजली का बिल ठीक कराने जाएं वो भी उस दिन नहीं होगा। ये सत्यता भी सबको पता है, ये सच्चाई भी सबको पता है। तो इसलिए जबरदस्ती पहले जा रहे हैं। और यही केजरीवाल जी थे कि जो खंभों पे चढ़ चढ़ के, अच्छा बिजली का बिल गलत आ रहा है, उसके तार हटा दिए, तुम्हारा तार काटा हुआ है, उसने डे सुने, उसके तार जोड़ रहे हैं जी प्लास पीछे टांग के। तो वो कहाँ गए? मतलब जिस नैतिकता के लिए आए थे, आज नैतिकता पे सवाल उठ रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे इनकी बातों का, जिस तरीके से वो कह रहे थे तमाम चीजें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि हमारा देश बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, चाहे कोई भी पार्टी, जो काम होना चाहिए। मुझे दो फैक्ट्स बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसी बात सर जी काम किया, 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है, उसके ऊपर तो और बढ़ा दिया उन्होंने। भाई साहब हम लोग टैक्स देते, देखो हम लोग टैक्स भी देते हैं सर। हमारा जो टैक्स है ना सर जी कहा है, पर 200 यूनिट में फायदा क्या होगा? हम एक एक करके सबकी बात सुन लेंगे, हम एक एक करके सबकी बात सुन लेंगे। आप कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा है केजरीवाल जी जो कहा है 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट से ऊपर तो क्या कहता है, और जब जैसे बिल आते हैं बहुत महंगे आ जाते हैं, तो फिर क्या फायदा हो उसका? इसलिए ये ठीक नहीं। आपको लगता है कि जिस तरीके से चीजें चल रही है सही नहीं चल रही? सही नहीं है, बिल्कुल। कैसे होनी चाहिए? सही ये होनी चाहिए, जो हकीकत है वो होनी चाहिए ना। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दिल्ली में, खास तौर पे? हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे बड़ी सफाई होनी चाहिए। मेरे को तो लगती नहीं कहीं दिल्ली में, क्या कहता है, जो राजधानी है उसमें सफाई नहीं है, गंदगी है। जैसे चंडीगढ़ है, कितना साफ सुथरा इलाका है, ऐसी होनी चाहिए दिल्ली। दिल्ली राजधानी है, सबसे ज्यादा दिल्ली को महत्वपूर्ण देना चाहिए सफाई और हर चीज। MCD वाले कितनी फ्रिक्वेंटली आते हैं? MCD वाले कितनी फ्रिक्वेंटली आते हैं यहाँ कूड़ा कचरा उठाने? क्या उनकी मौजूदगी आप लोग देखते हैं? MCD वाले आते हैं इलाके में? MCD वाले आते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन जो मुद्दे वो बताना चाह रहे हैं वो शायद नहीं बता पा रहे। जैसे मैंने कहा कि गड्ढा युक्त दिल्ली, गड्ढा मुक्त दिल्ली होनी चाहिए थी। आज कौन सी सड़क है जिसपे गड्ढे नहीं है? ठीक है ना जी। तो वो सब वायदे जो है, वो सारे वायदे जो, सफाई का मतलब झाड़ू नहीं है। एक एक पेज भाई रोज झाड़ू लग गया, सफाई हो गई। आपने बहुत ही मुझे लगता है व्यंग किया है कि सफाई का मतलब झाड़ू नहीं है। झाड़ू आम आदमी पार्टी का मैं इतना दूर नहीं गया। मैं देखो हर एक का एक निशान है, उसमें क्या दिक्कत है? जिसी ने कोई भी निशान रख लिया। सफाई का मतलब आपकी नजर? सफाई का मतलब ये है कि नीट एंड क्लीन सब कुछ होना चाहिए। जैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े हमारे से वादे किए थे। मैंने खुद फर्स्ट टाइम जब अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली करोल बाग में एंट्री किए थे, उनकी शर्ट बाहर थी, एकदम सिंगल हड्डी थे वो, पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई थी उन्होंने। और आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के सिंबोलिज्म दिख रही है। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? तो जब एक 20-8 नंबर गली में बेसमेंट में उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग हम व्यापारी भाइयों के बीच में ही हुई थी।
और मैं ही उसने मंच संचालन मेरे हाथ में था। तो मैंने नई नई नायक फिल्म देखी थी अनिल कपूर की, तो वो मेरे दिमाग में एकदम उनकी छाप कैसी थी, अनिल कपूर के नायक फिल्म की तरह थी। नायक से खलनायक कब बन गए आपकी नजरों में अरविंद केजरीवाल? तो सब मेरी नजर में थोड़ी बने, ये तो सबकी नजरों में बन गए, सबकी नजरों में बन गए। किसकी नजरों में नहीं बने? ये तो उसकी नजर में भी बन गए जिसको उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी थी। उसके बाद उन्होंने एक रूल पास किया जिसमें ये था कि जो इसमें अपडेशन करवाएगा, ऑप्शनल कर दिया भी जो 200 यूनिट बिजली ले सकता है फ्री। कई सारे लोग खुद ही उस पे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने ऑप्शनल कर दिया। तो मैम, तो जिसको जो अनपढ़ आदमी है, जो झुग्गी में रहने वाला आदमी है, जब टाइम पीरियड निकल गया तो उसके बाद वो जाएगा फॉर्म लेके कि हाँ जी मेरा 200 यूनिट फ्री कर दो, भी टाइम खत्म हो गया। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सर इनकी बात। अरविंद केजरीवाल क्या वाकई खलनायक बन चुके हैं आपकी नजरों में? खलनायक तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम करोल बाग में खड़े हैं और करोल बाग की बात करें तो अगर एमसीडी को आप लेते हैं तो एमसीडी ने शुरू से यहाँ पर एक जो है हमेशा से पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं कहूँगा मैं, पार्किंग आपके पास लौटूंगी क्योंकि मुझे कई सारी महिला चेहरे यहाँ पे नजर आ रही है। आप लोग काफी देर से रुकी हुई थी यहाँ पर, महिला सेफ्टी को लेकर के क्या स्थिति है, हम मुझे ये बताइए सबसे पहला सवाल। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है जी, केजरीवाल बिल्कुल कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर होनी चाहिए बीजेपी। आपको क्यों लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि जगह जगह बुरा हाल है, इतनी खोदी हुई है दिल्ली जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरा 15 सालों से एमसीडी में तो बीजेपी ही थी मैडम, अभी 1 महीने हुए ना आपको। नहीं, वो चीज ठीक है, उन्होंने क्या काम किया है? ऐसा कभी आपके जहन में सवाल आया? हम तब की बात हम नहीं जानते, जो आज लेटेस्ट चल रहा है वो उसमें बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, इससे इतर हम राजनीतिक मुद्दों से इतर बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर आपको क्या लग रहा है? आप जहाँ खड़ी है यहाँ कितनी सुरक्षा? दिल्ली में कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। दिल्ली वाले बिल्कुल ये चीज है कि केजरीवाल आना ही नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल फैक्ट ये बात बोल रही हूँ, बीजेपी आनी चाहिए और मोदी जैसा ही इंसान, योगी। आपको क्या लगता है मैडम, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखती हैं? आपकी नजर में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? मैं तो यही कहूँगी, ना तो केजरीवाल अच्छे हैं और ना तो मेरे हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से देश चल रहा है ना, मुझे मोदी सरकार भी नहीं समझ में आ रही है जितना कि यूपी की आदित्यनाथ योगी समझ में आ रहा है, बाकी कोई नहीं समझ में। क्या खास लगता है योगी जी में आप? योगी जी की हर एक बात में खासियत है, कुछ एक जो आप बताना, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसे की, कोई 1-2 बताइए जो उन्होंने किया हो। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, जो कहते हैं अगर उन्होंने कोई रूल पास किया तो वो करके दिखाते हैं। अभी नोएडा में आप जाके देखिए, ये दिल्ली है हमारी राजधानी है, उस हिसाब से हमारी राजधानी जितनी मुझे जिस हिसाब से गंदी लग रही है, और नोएडा में जाके देखिए ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे वाकई में कोई सीएम है जो चमक रहा है। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं वो जबरदस्त कर रहे हैं? बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो और भी यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो अपनी बात रख रहे थे, हम वापस उनकी बातों को सुनेंगे। आप बता रहे थे कुछ, दरअसल मुझे कोई महिला चेहरे दिख गई थी, तो महिलाओं से ऐसे भी सहानुभूति हो जाती है। महिला तो सशक्तिकरण है हमारा, एम्पावरमेंट है। भी उस पे कई सारे सवाल है, इनफैक्ट आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे कह रहा था कि एमसीडी हमारी जो है करोल बाग की अगर बात करें, अगर करोल बाग में खड़े हैं तो पहले भी फेल थी और आज भी फेल है, क्योंकि आप किसी से पूछ लीजिए, हम व्यापारी लोग हैं या कोई भी लोग है, हम पहले भी पार्किंग की समस्याओं से परेशान थे, आज भी परेशान है। यहाँ पर मैं कहूँगा पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिनको रेगुलर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हो, पार्किंग माफियाज हैं। पता नहीं ये नया शब्द आपने बोला, ये किस तरीके के माफिया है? वो पार्किंग माफिया है। और हमारे पास चाहे हमारे लोकल नेता हों, एमएलएज हों, ये सालों से आकर के इस तरह से हमारे पास वादे करते गए हैं कि हम इस चीज़ से आपको निदान दिलाएंगे, पार्किंग मुक्त करेंगे, एक लाइन की पार्किंग होगी। कुछ नहीं है। आज हमारे पास आने वाले हमारे मेहमान, हमारे कस्टमर या हम लोग भी अगर करोल बाग से निकलना चाहते हैं तो हम तो कह रहे हैं बड़ी टेढ़ी खीर है यार करोल बाग से निकलना। आप भी अभी आई हैं तो आपको करोल बाग का हाल दिख गया होगा। यहाँ पर गाड़ी निकालना दूर, आपको पैदल चलने तक की है ना सहूलियत नहीं मिल पाएगी कि आप पैदल कहीं पर निकल जाओ, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। आप जो कह रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं दिखा दूं मेरे सामने इस वक्त। देखिए जिस तरीके से यहाँ गाड़ी लगाकर कोई बड़े साहब चले गए हैं, जिस तरीके से गाड़ी लगी हुई है, आधी से अधिक जो सड़क है वो अतिक्रमण की शिकार नजर आ रही है। और जिस तरीके से सवाल यहाँ के लोकल्स उठा रहे हैं वो वाकई एक बड़ा सवाल है, इनके लिए बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से ये तमाम चीजें रख रहे थे वो एक बार फिर से इनकी बात सुन लेते हैं। आप क्या कह रहे थे? हमने तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को, आप दिखा चुकी हैं करोल बाग का हाल है किस तरह से। यहाँ पर अभी आप ये कोई तरीका है, आप जो ये गाड़ी खड़ी दिखा रही हैं यहाँ पर, कोई ये तरीका नहीं है पार्किंग का। इसका मालिक कौन है, इसको खड़ा कराने वाला कौन है और इतनी हिम्मत करने वाला कौन है कि ऐसे चलते रोड पर वो अपनी गाड़ी लगा दे।
ये मैं आपको बताऊं, जिस जगह आप खड़ी हैं, ये एशिया की 3 मार्केट वाला एक एरिया है। यहाँ पर रेडीमेड क्लॉथ मार्केट टैंक रोड है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गफार मार्केट है, और बुलियंस मार्केट, यहाँ पर आपका स्वर्णकार जो समाज है वो पूरा यहाँ पर आता है। यहाँ पर 3 मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी आती हैं वो हैं। यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से आदमी आता है शॉपिंग करने के लिए, और वो आते आते त्रस्त हो जाते हैं। त्रस्त हो जाता है। आप भी कुछ कह रही हैं? मैम, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की प्रॉब्लम। जब एमसीडी ने सबको अलाउ किया कि आप एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पे जो पार्किंग वाले हैं उनको 3-3, 4-4 रो बनाने के लिए देते हैं, और पुलिस वालों को बोलो इनके लिए चालान काटने के लिए, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एमसीडी का काम है। चलिए, तो हमने आपको तमाम मुद्दे बताए, लोगों के चेहरे बदलते गए, कई सारे इनकी बातें बदलती गई, लेकिन जो मूल रूप से इनके मुद्दे रहे वो पार्किंग को लेकर रहा, वो ट्रैफिक को लेकर रहा, अतिक्रमण को लेकर रहा, और कई सारे लोगों ने तो गंदगी को लेकर के भी सवाल उठाए। राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो लगातार अपने अपने हिसाब से कोई बीजेपी को तो कोई आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देता हुआ नजर आया। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे अगली दिल्ली की सत्ता की शो में, और एक बार फिर से दिल्ली के एक दूसरे इलाके से आपको वहां की स्थिति के बारे में बताएंगे, वहां के लोकल मुद्दे के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए दिल्ली NCR TV9 के साथ।